हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ेंगे। विद्युत। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारे घरों में जो है ना अनेक बिजली के जो उपकरण हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, है ना, मिक्सी, कूलर, फ्रिज, ये सब किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। सामान्य भाषा में हम इसको बिजली बोलते हैं। तो ये हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये आखिर बिजली होती क्या है, उपकरणों में ये किस तरह से प्रयोग में आती है और इसके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो, मैं मोटी मोटी जो आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है कि इसके अंदर एक होती है धारा। ठीक है। करंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे? करंट बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है जिसको बोलते हैं हम विभव, विभव या विभवांतर। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम इसको, विभव या विभवांतर। ठीक है। और तीसरी चीज जो है इसमें वो होता है प्रतिरोध। इस विभव या विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, या सामान्य भाषा में हम वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और प्रतिरोध को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। हाँ, अब देखो कि ये धारा जो है, अब जैसे तार हैं बिजली के, तो हमको ये दिखाई नहीं देते कि भाई इसके अंदर बिजली चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन इसको हम महसूस करते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है या पंखा चल जाता है, कोई भी उपकरण है वो उपयोग में आने लग जाता है, तो हम इसके प्रभाव को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन ये धारा हमें चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिर ऐसा होता क्या है ना? तो हमें पता है कि ये जो बिजली के तार होते हैं, या तो होते हैं ये तांबे के, किसके होते हैं? ये कॉपर के होते हैं, या एल्यूमिनियम के होते हैं। जैसे घरों के अंदर जो वायरिंग हो रखी होती है वो कॉपर की होती है, और जो आपने देखा हो खंभों के ऊपर जो तार जा रहे होते हैं बाहर सड़क पे, वो किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है। तो ये जो तार हैं ये बिजली के सुचालक तार हैं। क्या हैं ये? सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर। इनमें बिजली जो है बहुत आसानी से बह पाती है। ठीक है। और दूसरी ओर बैड कंडक्टर होते हैं। अब बैड कंडक्टर मतलब जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी से जैसे कई बार बिजली के तार को छू लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लकड़ी क्या है? विद्युत की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। ऐसे ही प्लास्टिक है। ठीक है ना, प्लास्टिक भी क्या है? बैड कंडक्टर है। और कांच है, ग्लास, वो भी क्या है? बैड कंडक्टर है। लेकिन जो धातुएं हैं, सामान्य रूप से जो धातुएं हैं, उनमें से क्या होता है? बिजली प्रवाहित होने लग जाती है। तो आखिर इन तारों में होता क्या है? अब देखो, हमें सबको पता है कि जो भी धातुएं होती हैं उन धातुओं के अंदर क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम्स जिनको बोलते हैं हम। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और उन एटम्स के अंदर हमें पता है नाभिक होता है ना? जैसे ये नाभिक हो गया। ठीक है। ये क्या है? एक एटम है ये नाभिक, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना? तो जो धातुएं होती हैं इनकी क्या है? जो ऊपरी सतह होती है उसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह के अंदर गति कर सकते हैं, यानी हमको दिखते नहीं है वो, लेकिन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो धारा है मेनली कैसे बनती है? ये धारा है कि जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी एक दिशा में बहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि भाई इस तार के अंदर धारा बह रही है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी सरफेस के अंदर हो रहा है ये कार्य, ये जो काम है। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, और इनको दूसरे रूप में हम एक क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं इन्हें। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? आवेश, चार्ज। इंग्लिश में इसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो मैं देखो आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक एक, है ना, बहुत आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये आवेश हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक तार के अंदर, है ना, बिजली के तार के अंदर जब आवेश बहता है, चार्ज फ्लो होता है, तो हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर धारा बह रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस धारा को बहाने के लिए अपने आप तो नहीं बह सकती, इसको बहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई
प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे हवा बहती है, तो हवा क्यों बहती है बताओ? क्योंकि एक तरफ होता है उच्च दाब और एक तरफ होता है निम्न दाब। तो हमेशा जो धारा है, वो जो हवा है, वो कहाँ पे कैसे बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो आंधियाँ होती हैं, अपने राजस्थान में आंधी गर्मियों में क्यों आती है, सर्दियों में क्यों नहीं आती? इसलिए आती है कि गर्मियों में हमारे यहाँ क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ की गर्मी को पाके जो धरती की हवा है वो ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ दाब क्या हो गया, वायु दाब कम हो गया। ठीक है। और जो समुद्री एरिया है वहाँ पे वायु दाब क्या है, ज़्यादा है। तो इस गैप को भरने के लिए, वहाँ समुद्र का एरिया और हमारा ये राजस्थान का एरिया, तो हमारे यहाँ तो हो गया कम वायुदाब और वहाँ क्या है, ज़्यादा वायुदाब है। तो इसके गैप को भरने के लिए जो हवा है वो ज़्यादा वायुदाब से हाई प्रेशर से किसकी ओर बहती है, लो प्रेशर की ओर बहती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब से हवा को बहाने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें एयर प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए उन दोनों में। दो जगह के वायुदाब में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या बहने लग जाती है, हवा बहने लग जाती। ऐसे जैसे एक आपने मोटा गुब्बारा ले लिया, एक आपने पतला गुब्बारा ले लिया, और इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो। ठीक है ना। इसके अंदर कम हवा है और इसके अंदर क्या है, ज़्यादा हवा है। तो क्या होगा, कुछ देर बाद इस ज़्यादा हवा जो है, इसमें से हवा इस कम वाले में चली जाएगी और ये दोनों बराबर फूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और इसके अंदर एयर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ठीक है। ऐसे ही पानी देखो, पानी आपने देखा होगा जो ऊंची जगह होती है वहाँ से किधर की तरफ बहता है, वो नीची जगह की तरफ बहता है। ठीक है ना। यानी हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर पानी बहता है ना। अब वो क्यों बह रहा है, क्योंकि ग्रेविटी का पुल लगता है उस पर, गुरुत्वाकर्षण का क्या लग रहा है, गुरुत्व बल का आकर्षण लग रहा है उसे, है ना। तो इसलिए उसको वो निचले स्थान की ओर खींच रहा है। ठीक है ना। तो अब हम इसी बात पे आते हैं कि ये जो धारा है, धारा किससे बनी, इलेक्ट्रॉन से बनी। चालक तार के अंदर कोई भी जो बिजली का तार होता है, चाहे वो तांबे का है चाहे एल्यूमिनियम का है। अब चांदी जो होती है ना, इन इन दोनों से भी ज़्यादा सुचालक होती है वो, लेकिन चांदी चूंकि महंगी होती है इसलिए हम उसके तार नहीं बनाते। ठीक है ना। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए हमें कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे तो नहीं फ्लो होंगे वो, है ना। कोई माना इतना बड़ा ये तार है बिजली का, ये एक तार है, ठीक है ना। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और वो इसकी सतह पे यहाँ पे जमे हुए हैं। तो अगर माना आप इसको टेढ़ा कर दो, इस तरह से कर दो आप इसको, तार को यूं कर दिया मैंने, तो क्या टेढ़ा करने से इसमें से इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे? नहीं बहने लगेंगे। ठीक है ना। तो इसके सिरों पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक डिफरेंस प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो प्रेशर लगाता है या तो कोई बैटरी होती है ना, या कोई सेल होता है ना। जैसे आपने देखा होगा सेल में एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। आया समझ में? ठीक है। तो जिस तरह से हवा को बहाने के लिए वायुदाब में अंतर की ज़रूरत है, ठीक है ना, पानी को बहाने के लिए दो स्थानों की ऊंचाइयों में अंतर होना जरूरी है, वैसे ही अगर किसी तार में से आप धारा बहाना चाह रहे हो तो उसके दो सिरे, जो तार के दो सिरे हैं, उनके दोनों सिरों के विभव में अंतर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आ गया ये, विभव या विभवांतर। और वो जो प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर हो गया ये। इलेक्ट्रिकल प्रेशर कौन लगाता है? बैटरी लगाती है ना, सेल लगाता है, या जो जनरेटर होता है वो लगाता है ना। जैसे अब हमारे यहाँ कोटा में बिजली बन रही है ना, तो वहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, और वहाँ से इस धारा को वो कहाँ भेज रहे हैं, हमारे घरों तक भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो पैसा देते हैं हम, बिजली का बिल चुकाते हैं, ये उसी बात का चुका रहे हैं कि वो हमारे घरों में जो तार हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों में क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, बहा रहे हैं हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, विभव या विभवांतर। तो धारा जो होती है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और इसे एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं? इसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। और इसे आई से डिनोट करते हैं, और एम्पियर का प्रतीक क्या है, ए। और ये जो विभव या विभवांतर है इसको हम वी प्रतीक होता है इसका, वी वोल्टेज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे हम वोल्ट में नापते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ समझ में आ गई हैं आपके। अब तीसरी चीज़ पहले अपन मोटा मोटा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। देखो देखो, प्रतिरोध के जैसा कि नाम से ही जानते हो आप, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विरोध, है ना।
कि यार उसने इस बात का कोई प्रतिरोध नहीं किया, यानी इस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, सामान्य भाषा में हम कहते हैं ना कि कोई प्रतिरोध तो किया ही नहीं उसने, तो इसका मतलब उसने कोई विरोध इस बात का नहीं किया। तो प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, विरोध, रजिस्ट करना किसी चीज़ को, रजिस्ट इंग्लिश में क्या होता है, ये रजिस्ट करना, तो उसी से बना है ये रजिस्टेंस। तो अब देखो हमने देखा कि जैसे तांबे का तार है या एल्यूमिनियम का तार है ना, या सिल्वर का तार है, सिल्वर को अपन क्या प्रतीक होता है, एजी, ठीक है ना, सिल्वर का तार है, तो इनमें तो जो धारा है वो बहुत आसानी से बहती है ना। लेकिन अगर इसी की जगह हमने दूसरा तार ले लिया, माना लोहे का ले लिया हमने तार, वो किसका ले लिया, लोहे का ले लिया वो तार, ठीक है ना, या इन्हीं की कोई मिश्र धातु ले ली, मिश्र धातु जो बोलते हैं, अलॉय, उसको क्या बोलते हैं मिश्र धातु को, अलॉय, ALLOY। जब दो या तीन या उससे ज़्यादा धातुओं को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, मिश्रातु बन जाता है। जैसे आपकी बुक में मिश्रातु लिखा हुआ है, तो वो एक तरह से मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स हो गया। तो अलॉय ले लिया हमने, तो जब उसमें हम बिजली प्रवाहित कराएंगे तो बिजली इतनी आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस लोहे में और जो ये अलॉय हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अलॉय में बताता हूँ आपको, नाइक्रोम है ना, आपकी बुक में निक्रोम लिखा हुआ है। तो नाइक्रोम आपने देखा होगा, जो हीटर होते हैं, हीटर के अंदर जो कुंडली होती है ना, वो जो लाल हो जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे जैसे आप पानी की, सर्दियों के दिनों में पानी गर्म करने की एक रॉड होती है, हीटिंग रॉड, उसको बाल्टी में डाल देते हैं अपन, तो आपने कभी उसको गौर किया होगा, तो वो नीचे जहाँ बिल्कुल लाल हो जाती है जब बिजली उसमें बहती है, तो वो लाल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है। तो वो हीट क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि वो धारा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी धारा को वो आसानी से बहने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुई, ये क्या हैं, बिजली की सुचालक हैं, है ना। इनमें जब बिजली बहती है तो कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता, बहुत नगण्य होता है। लेकिन जब यही बिजली, है ना, किस में बहाई जाए, आयरन में बहाई जाए या किसी मिश्र धातु में बहाई जाए, तो फिर उसमें क्या पैदा होने लग जाती है, हीट पैदा होने लग जाती है, ऊष्मा पैदा होने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये क्यों पैदा हुई, क्योंकि ये जो धातु हैं ये उस बिजली के बहने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। तो प्रतिरोध का मतलब क्या समझ में आया हमारे, कि अगर धारा के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है कोई धातु, तो इसका मतलब उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, और अगर वो धारा के बहने में कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा तो उसमें क्या है, प्रतिरोध कम है। इसे हम R से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, जो कि आपके इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो धारा, क्या देखा था हमने धारा के लिए, कि ये जो धारा है ये किससे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, कौन बहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो ये धारा बनती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, आवेश है, क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, ठीक है। तो धारा जो है आई का सूत्र होता है Q/T। Q क्या है, आवेश, ठीक है, और T क्या है, समय। आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, किस में नापते हैं, हम कूलाम में नापते हैं, और समय को हम सेकंड में नापते हैं, ठीक है। आवेश को किस में नापा हमने, कूलाम में नापा, और समय को किस में नापा हमने, सेकंड में नापा। तो यदि हम आवेश को कूलाम में नापें, समय को सेकंड में नापें, तो धारा जो है वो एम्पियर में नपती है, किस में नपती है, एम्पियर में नपती है, ठीक है। तो इकाई समय में, है ना, अगर आवेश में समय का क्या दे दें, हम भाग दे दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है बताओ, धारा निकल के आ जाती है। तो I = क्या हो गया, Q/T, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि 1 एम्पियर की अगर आपसे परिभाषा पूछे कि 1 एम्पियर धारा की परिभाषा बताइए, तो क्या कर दो, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, हम एम्पियर बोलते हैं। तो क्या परिभाषा बनी बताओ, अगर किसी बिजली के तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बह के जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उस तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है, सिंपल। तो क्या सूत्र निकला बताओ, I = Q/T, है ना।
I इक्वल टू क्यू, तो इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ये हमारा 1 नंबर सूत्र हो गया। ठीक है, देखो आपकी बुक में ये दिखाया गया है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, ये रहा। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड नंबर आता है हमारा विभव या विभवांतर का। ठीक है ना, वी पे आते हैं अपन। V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। W क्या है, कार्य, वर्क। W क्या है, कार्य, वर्क। और Q अभी देखा ही आपने, Q क्या है बताओ, आवेश। है ना, वर्क को पता ही हम किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, और आवेश को हमने किस में देखा अभी, कूलाम में नापते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम कार्य को जूल में नापें, आवेश को कूलाम में नापें, तो जूल प्रति जो कूलाम हुआ, जूल बटे जो कूलाम हुआ, वो V किस में नपेगा, वोल्ट में नपेगा। किस में नपेगा, वोल्ट में नपेगा, है ना। तो ये वोल्ट क्या है, विभव या विभवांतर। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगा रहा है, जो कि किसी तार के अंदर आवेश का बहने का कारण बन रहा है, वो विभव या विभवांतर है। ठीक है, तो अब ये हो गया V बराबर W बटे Q। अब जैसे मैं आपसे कहूँ 1 वोल्ट की परिभाषा बनाओ, तो बना सकते हो आप तुरंत। देखो इसको क्या कर लो, 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 2 स्थान हैं, एक ये A है, ये वाली जगह, और एक ये जगह है, ये क्या है, B है। तो 1 कूलाम आवेश को अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक मुझे लाना है, ठीक है ना, तो मुझे 1 जूल अगर मैं कार्य कर रहा हूँ, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से और इस बिंदु तक लाने में अगर मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, 1 जूल कार्य कर रहा हूँ, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। है ना, कितनी आसान डेफिनेशन है इसकी, विभव या विभवांतर की। ठीक है ना, तो विभवांतर क्या हो गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मैं 1 कूलाम आवेश को लेके आऊं और मुझे कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा आ गई, हमारी सेकंड चीज की आ गई, विभव या विभवांतर। ठीक है, तो हमने पहले धारा पढ़ा, फिर अब ये विभव और विभवांतर पढ़ लिया। फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रतिरोध। है ना, देखो अब मैं आपकी जो बुक है इसमें से थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। देखो ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आप इनको पढ़ ही लोगे। विद्युत धारा और परिपथ, है ना, तो विद्युत धारा मैंने बताई दिया, आप आवेश बहता है। परिपथ का मतलब क्या हुआ कि इस बहने का कोई ना कोई रास्ता बनता है ना। जैसे माना ये मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा दी, एक कुंजी लगा दी के, और ये प्लस माइनस बैटरी लगा दी, और यहाँ से मैंने माना एक ये बल्ब जोड़ दिया, और माना एक पंखा जोड़ दिया इसमें, और इस तरह से ये बना दिया। तो धारा ऐसे प्लस से निकलेगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, वापस लौट के और फिर इधर की तरफ इसी रास्ते से ऐसे। तो ये एक क्या बन गया, एक विद्युत परिपथ बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा पढ़ लिया हमने और विद्युत परिपथ पढ़ लिया। तो आई की डेफिनेशन क्या थी, Q अपॉन टी। Q क्या था, आवेश, टी क्या था, समय। तो देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इससे एक फार्मूला और बना, एक या दो फार्मूले और बना सकते हो। I इक्वल टू क्या है, Q अपॉन टी, इसके नीचे 1 लगा लो, वज्र गुणा किया दोनों का, क्या आया बताओ, Q का गुणा हो गया 1 के साथ और I का गुणा हो गया T के साथ, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। ठीक है ना, तो ये एक दूसरा सूत्र आ गया, निकल गया इसी में से ही। मेन सूत्र तो हमारा यही याद रखना है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी है, आपके क्वेश्चन भी है इसका आगे, ये मैं उस क्वेश्चन में करा दूंगा कि 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गुणा 10 की घात 18, ये आया कैसे, है ना। देखो अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा ना आपके, इसमें है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसान आसान एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके इसमें। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु का मतलब बल्ब में देखा होगा आपने, स्प्रिंग सी होती है, उसको तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं इसे, में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। ठीक है ना, तो ये हमको आई दे रखी है, आई कितनी है बताओ, 0.5 एम्पियर दे रखी है, और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टी कितना है बताओ, 10 मिनट। तो प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, क्यों पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है आपसे? Q। तो हमने क्या देखा था बताओ, I इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T, फिर इसके नीचे मैंने एक लगा के किया था, तो Q इक्वल टू क्या आ गया था, IT, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे I तो एम्पियर में दे रखी है ना, लेकिन T किस में दिया हुआ है हमको, मिनट में दिया हुआ है, जबकि T किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। तो इसके क्या बना लो, सेकंड्स बना लो, तो 10 गुणा 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, तो कितना हो गया ये, 600 सेकंड्स हो गए। तो I इक्वल टू Q, वो Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। तो I कितना है आपका 0.5, T कितना है 600। देखो इसके पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे पॉइंट ने एक दे दिया और इसके आगे एक अंक है, तो ये जीरो लगा दिया आपने, है ना। 0 5/10 हो गया, यानी 5/10 हो गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या आ गया, 5 गुणा 60, तो कितना हो गया, 300 कूलाम। ठीक है, अब अपन इन 3 क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। तो विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है कि जब किसी बिजली की जो बैटरी है या कोई सेल है, ठीक है ना, और उससे कोई भी उपकरण जुड़े हुए होते हैं, है ना, क्या जुड़े हुए होते हैं, कोई भी उपकरण, जो तो माना जैसे ये एक प्रतिरोध है जुड़ा हुआ है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक पंखा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक कोई फ्रिज जुड़ा हुआ है, ये सब इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं, हम आगे देखेंगे कि किस क्रम में जोड़ते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे। तो ये एक तरह से क्या बन गया, एक परिपथ बन गया, ठीक है। हालांकि हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये क्या बन गया, एक परिपथ बन गया, ठीक है। विद्युत, सेकंड क्वेश्चन है इसका, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो हमें विद्युत धारा का मात्रक पता ही है, क्या होता है बताओ, एम्पियर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब याद करो, आई बराबर क्या था, एक तरह से आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, 1 एम्पियर। तो आई इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T। अब 1 एम्पियर कब आएगा, जब 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो याद करो, मैंने बताया था कि अगर किसी बिजली के तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बहने वाली बिजली की धारा को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो आगे ना विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, ठीक है। सेकंड, हाँ, थर्ड नंबर देखो, जो ऊपर आया था ना 6 गुणा 10⁻18, यानी अगर किसी, ये जो 1 कूलाम आवेश है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हम देखेंगे कि कितनी मात्रा होती है उनकी, और वो आपके ऊपर दे रखा था ना 6 गुणा 10⁻18। अब ये फिगर कैसे आई, ये देखते हैं अपन। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, कैलकुलेट करिए। तो देखो, ये हमको पता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, है ना। ये वैज्ञानिकों ने इसको प्रयोगशाला में जांचा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इतना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इससे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम से ये फिगर कैसे आई, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये समझाता हूँ। देखो, हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1 कूलाम, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की तरफ क्या है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं इधर 1 कूलाम को अगर रखूँगा, तो इस इधर की संख्या में इसका भाग लग जाएगा ना, 1.6 इंटू 10⁻−19 का। तो 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बटे 1.6 इंटू 10⁻−19, है ना। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 कूलाम बराबर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन बटे 1.6 इंटू 10⁻−19, है ना। अब देखो, इस 10⁻−19 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो गया बताओ, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 1 से गुणा करोगे तो वो इतना ही आएगा 10⁻19, और नीचे क्या आ गया 1.6, है ना। तो 1 कूलाम बराबर, अब 10⁻19 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10⁻18 बटे 1.6, इतने क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
अब 10 में 1.6 का मैं भाग दे देता हूँ, तो 10 में 1.6 का भाग मैंने जैसे दिया, ये रो 10 में किसका भाग दे रहा है मुझे, 1.6 का। देखो इसका 10 वाला हटाऊंगा तो ऊपर इसने तो 1 दे दिया और एक अंक है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 10 गुणा 10 बटे कितना हो गया, 16। तो 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, फिर ये 4 और ये 5, तो कितना आ गया, 25/4। और जब मैं 25 में 4 का भाग दूंगा, ठीक है ना, तो 4 छिक्की 24, एक बचा, दशमलव लगाया, 10 हो गए, है ना, 4 दूनी 8, 2 बचे, दशमलव लगा हुआ 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 6.25 आ गया। तो क्या निकला, 6.25, यानी 10 में जब 1.6 का भाग दो, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकल के आया, एक कूलाम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 कूलाम वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 की घात 18 का मतलब पता है आपको, कि 18 जीरो एक के आगे, है ना। तो जैसे ऐसे समझो, 6.25 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 की घात 18, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। इसमें से 2 भी काट लो आप, चलो ये लो, इसके नीचे मैंने 100 लगा दिया, तो ये 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कट गई। फिर भी 625 के आगे कितनी जीरो बची, 16 जीरो बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिला के एक कूलाम आवेश बनता है ना। अब तुम इसको करो, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, कितना आगे की संख्या। इसके बाद भी देखो, फिर ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, यानी 62,50,50,000 खरब इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या होता है बताओ, एक कूलाम आवेश बनता है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या निकला, क्या देखा हमने, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अच्छा, तो देखो हमने धारा पढ़ लिया था, फिर उसके बाद विद्युत विभव विभवांतर मैंने शुरू में समझा दिया आपको। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q, है ना। W क्या है, वर्क, कार्य, Q क्या है, चार्ज, आवेश। इसको किस में नापते हैं, जूल में। आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में। ठीक है ना। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर क्या आ गया, 1 वोल्ट आ गया। तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये तो विभवांतर की परिभाषा हो गई। अब विभव की क्या परिभाषा है, विद्युत विभव। जैसे हमने क्या देखा, तो 2 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, माना ए है और ये क्या है, बी है। तो अगर मैं एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से लेके बी तक आऊं और मुझे 1 जूल कार्य करना पड़े, तो मैं कहूँगा कि ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है। अब अगर माना मुझे विभव की परिभाषा बनानी है इसमें से, तो मैं कह दूं कि ये जो ए है ये कहाँ पे है, अनंत पे है, बहुत दूर है ये बिंदु, है ना। तो अगर मैं अनंत से किसी एक बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लेके आऊं और मुझे 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो विभव होगा इस बिंदु का, फिर ये एक ही बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु तो क्या हो गया, अनंत हो गया। तो इस बिंदु का जो विभव है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बस छोटा सा इसमें अंतर है दोनों के अंदर। तो हमने विद्युत विभव देख लिया और विभवांतर देख लिया। तो देखो ये मैंने बेटा बता ही दिया आपको कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W क्या है, कार्य, वर्क, और Q क्या है, चार्ज, आवेश, कूलाम। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको कि अगर 1 कूलाम आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके आए, ठीक है ना, और अगर 1 जूल कार्य मुझे करना पड़े, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है।
और इसको नापने की जो जो इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। जैसे विद्युत धारा जो मापने का उपकरण है उसका उसको एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एमीटर। ऐसे ही वोल्ट जो विभव है, विभव या विभवांतर है, उसको नापने के उपकरण को क्या बोलते हैं? हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, है ना। और इसे हम दो बिंदुओं के पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, है ना। जैसे जो धारा है, धारा नापने के लिए जो उपकरण है एमीटर, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। अभी हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं, है ना। श्रेणी क्रम का मतलब है, जैसे देखो ये माना एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एम्पियर मीटर या एमीटर को लगा देता हूँ, और माना ये एक बल्ब है, ठीक है, और ये क्या है? एक फ़ैन है, ऐसे जोड़ दिया मैंने। तो इसमें से जो धारा बहेगी, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो ये देखो एक ही रास्ता है धारा का, एम्पियर मीटर एमीटर में से गुजरी, इस बल्ब में से गुजरी, पंखे में से गुजरी, और वापस इस तरह से लौट के आ गई। तो ये जो क्रम है ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो किसी भी परिपथ में अगर हमें धारा नापनी है, और तो उस धारा मापने के लिए जो एमीटर जो लगाते हैं, उपकरण जो होता है एमीटर, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी बीच में से ब्रेक करके और फिर उसे इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन जो वोल्ट मीटर है ना, जो विभव नापने का उपकरण है, माना जैसे ये जो बल्ब है, इसके ये दो सिरे हो गए, माना ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। अब इन इन इसके दो सिरों के बीच में विभवांतर मापना चाहता हूँ, तो वोल्ट मीटर जो मुझे इस तरह से लगाना पड़ेगा, यूँ ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसा क्रम होता है? पार्श्व क्रम होता है ना। जैसे ये क्या है? बल्ब है, और ये इसके क्या हैं? दो सिरे हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह से वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा। तो ये पार्श्व क्रम कैसे हुआ कि इसमें जैसी धारा यहाँ से आई तो इसके दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, है ना। तो जहाँ धारा विभिन्न रास्तों में बंटती है वो पार्श्व क्रम कहलाता है ना, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और जहाँ धारा एक ही होती है वो श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी परिपथ में धारा नापने के लिए जो उपकरण है एमीटर, उसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो कोई भी उपकरण है उसके सिरों के मध्य विभवांतर जो है उसको मापने के लिए जो उपकरण है वोल्ट मीटर, उसको हम उस उपकरण के पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और अभी आगे और अच्छी तरह से समझ में आपके आ जाएगा। मैं देखो जब तक अपन ये लेसन पूरा होगा ना, तब तक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में पैदा हो जाएगी। देखो ये बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, 12 वोल्ट का विभवांतर। देखो V कितना दे रखा है आपको? 12 वोल्ट दिया हुआ है। 2 कूलाम आवेश को, 2 कूलाम आवेश क्या है, यानी Q दे रखा है, 2 कूलाम, कितना कार्य करना पड़ेगा? क्या पूछ रहा है आपसे? W पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा था? V की डेफिनेशन क्या थी बताओ? V इक्वल टू क्या था? W/Q। इसके नीचे 1 रख लिया, वश गुणा कर दिया हमने, तो W का गुणा 1 के साथ और V का गुणा Q के साथ। तो W बराबर क्या हो गया? V गुणा Q। V कितना वोल्ट है बताओ? 12 वोल्ट। Q कितना है? 2 कूलाम। तो क्या हो गया? 12 दूना 24। और ये कार्य है, तो क्या इसमें नापेंगे हम? जूल में नापेंगे। किस में नापेंगे इसको? हम जूल में नापेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस डिवाइस का नाम पूछ रहा है। युक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवाइस, है ना। उस डिवाइस का नाम बताओ जो किसी चालक तार, माना ये कोई चालक तार है, इसके सिरे, ये माना ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है, इसके सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में, तो विभवांतर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? बैटरी को जोड़नी पड़ती है। क्या जोड़ना पड़ता है हमको? कोई बैटरी या सेल या विभव का कोई स्रोत जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो किसी उस युक्ति का नाम क्या है? बैटरी या सेल, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो बताया ही था मैंने आपको, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कब होता है बताओ? ये माना दो बिंदु हैं, वो ए और ये बी, और अगर इन दोनों के बीच विभवांतर कितना आ रहा है? 1 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 कूलाम आवेश को मैं इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाऊं, कितने कूलाम आवेश को? 1 कूलाम आवेश को, और अगर मुझे 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना जूल कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो एक तरह से वही परिभाषा पूछ रहा है आपसे ये 1 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है,
6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो देखो V कितना दे रखा है आपको, 6 वोल्ट दे रखा है ना। हर एक कूलाम, इसका मतलब Q कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। देखो E, अब याद करो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो यानी E और जो W होते हैं ये दोनों सेम होते हैं। E और W क्या होती है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो W का क्या परिभाषा थी, वो V की क्या परिभाषा थी, W/Q। तो W गुणा 1 बराबर क्या हो गया, V गुणा Q। तो W इक्वल टू क्या हो गया, VQ। ठीक है, तो V कितना है आपका, 6 वोल्ट है ना, और कूलाम 1 कूलाम, तो क्या आ गया, 6 जूल। तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी, 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। तो 6 जूल क्या है, ये कार्य भी है और ऊर्जा भी है। ठीक है ना। चलो अब है विद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, है ना। अब देखो जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ को हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा ज़्यादा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे इसमें ये सिंबल्स दिखा रखे हैं, प्रतीक चिन्ह दिखा रखे हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे ये विद्युत सेल है, विद्युत सेल का इस तरह से ये प्रतीक चिन्ह होता है। बैटरी तथा सेलों का संयोजन, तो जैसे इनको सीरीज में जोड़ दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से जोड़ दिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यानी इस तरह से माना 2-2 वोल्ट के सेल हैं आपके पास और 6 वोल्ट बनाना चाहते हो आप, है ना। तो क्या करो, एक के माइनस को दूसरे के प्लस से जोड़ दो, दूसरे के माइनस को तीसरे के प्लस से। जैसे आपने अगर टॉर्च देखी हो, जैसे इस तरह की ये टॉर्च होती है ना, कभी आपने गौर किया हो, और इस तरह की ये टॉर्च होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें सेल लगे रखे, 3 सेल की टॉर्च अगर आपने देखी हो इस तरह से, 1 सेल 2 सेल और ये 3 सेल, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। फिर इसका ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, इसका ये माइनस हो गया। फिर इसका ये प्लस हो गया और इसका ये माइनस होता है। वैसे नॉर्मली नीचे माइनस होता है इसका, देखो दोबारा बनाता हूँ आपको मैं। इस तरह से ये हमारी क्या है, बैटरी है, और ये 3 सेल हैं इसमें, 1 सेल 2 सेल और ये 3 सेल। तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। फिर यहाँ इसका ये माइनस, यहाँ ये प्लस, फिर ये माइनस, यहाँ ये प्लस। तो कभी नोट किया होगा ना आप, देखो इस तरह से होते हैं ये सेल। तो नीचे से तो ये ऐसे बिल्कुल प्लेन होता है और उस पर कुछ इस तरह से एक घुंडी सी निकली रहती है। तो ये जो नीचे का जो सपाट सिरा होता है ये प्लस होता है, वो माइनस होता है, और ऐसे जो घुंडी सी निकली रहती है ना सेल में, वो क्या होती है, प्लस होती है। तो इस तरह से इनको जोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। ये इसके ऊपर ये रख दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको ये करते, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इसका प्लस हो गया, ये इसका माइनस हो गया और ये इसका प्लस हो गया। ऐसे हम इसको, ये जो क्रम बता रखा है ये वाला क्रम है। फिर है खुला प्लग, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। तो कुंजी बोल दो, स्विच बोल दो, बात एक ही है। खुला का मतलब है ओपन, यानी चालू नहीं है ये, ठीक है ना। इस तरह से है ये, इसका मतलब क्या है, ये चालू नहीं है, अब धारा कोई प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे इसको, इसमें काला बिंदु रखेंगे हम, तो इसका मतलब ये ऑन कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, इसको क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं एक तार में ऐसे यहाँ पे जॉइंट लगा के दूसरा तार लेके जा रहे हो, तो ये तार संधि हो गई, वायर जॉइंट हो गया। फिर इसमें क्या देखो, बिना जॉइंट का क्रॉसिंग हो रही है, यानी एक तार ऐसे हो गया और दूसरा तार को इससे ऊपर से लेके जा रहे हो आप, यानी ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में क्या नहीं है, टच नहीं है। तो इस तरह से दर्शाते हैं इसको हम। तो ये बिना जॉइंट के तार क्रॉसिंग हो गई। विद्युत बल्ब का प्रतीक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये प्रतिरोधकता है, ये किसका है, प्रतिरोधक का है ये, ठीक है। और परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये तो फिक्स है इसकी वैल्यू, माना जैसे 5 ओम हुआ, 10 ओम। अभी देखेंगे हम आगे कि प्रतिरोध जो होता है ना, उसको उसका मात्रक ओम होता है, OHM, है ना। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह है ऐसा। यहाँ पे क्या है, ये प्रतिरोध परिवर्तनशील है, बदल रहा है। ऐसे ही ये इससे डिनोट कर दो या इससे डिनोट कर दो। ये एमीटर हो गया धारा नापने का, है ना। और ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर विभव नापने का, विभव या विभवांतर नापने का उपकरण हो गया। तो ये क्या थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे। अब एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या देखा बेटा बच्चों, कि
जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस तरह से एक परिपथ बनाया। ये जो परिपथ है ना, इसको देखो आप, इसमें ये देखो एक एक दो तीन चार, ये 4 सेल जोड़ दिए, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया और इसकी धारा नापने के लिए अमीटर लगा दिया और ये परिपथ में कुंजी लगा दी, है ना। और इस आर जो प्रतिरोध है, इसके सिरों एक्स और वाई जो सिरे हैं, इसके बीच विभवांतर नापने के लिए ये वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले क्या किया कि इसको यहाँ जोड़ दिया, है ना। इस जगह पे क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, ऐसे यूँ, ऐसे बन गया ये, है ना। तो अब बताओ, ये धारा इस तरह से बहेगी ना, ये यहाँ से ऐसे निकली इस तरह से यूँ, और ये इस तरह से यूँ, ये रूट हो गया इसका, है ना। यानी ये 3 कट गए ना इसमें से, क्योंकि ये डॉटेड हैं, ये क्या है, इनके कनेक्शन नहीं है, तो ये 3 अलग हैं इससे। तो अभी परिपथ में सिर्फ एक ये वाली सेल है, ये वाला। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसकी ये, इससे जब ये सिर्फ एक सेल जुड़ा हुआ है, तब इसकी एम्पियर मीटर की रीडिंग ले ली और वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली, लिख ली उन्होंने, टेबल बना ली, है ना। जैसे ए की टेबल बना ली और वी की टेबल बना ली, है ना। जब एक सेल है, ठीक है ना, तो एम्पियर मीटर की रीडिंग लिख ली और वोल्ट मीटर की रीडिंग लिख ली। फिर क्या किया इन्होंने कि यहाँ से तो ये तार को हटाया, इस जगह से तो इस तार को हटा दिया और यहाँ जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये इस जगह से। अब देखो इस परिपथ में 2 बैटरी कनेक्ट हो गई, है ना। देखो इस तरह से बन गया ना, ये ऐसे बन गया, यूँ बन गया ये, ठीक है ना, इस तरह का परिपथ बन गया। तो अब इसमें कितनी हो गई, 2 बैटरी कनेक्ट हो गई। फिर इन्होंने वापस से वही एम्पीयर मीटर की रीडिंग चेक करी, और तो जब 2 सेल जोड़ रखे हैं तो इसकी रीडिंग निकली, नोट कर ली, और इसकी रीडिंग नोट कर ली। फिर क्या किया इन्होंने, 3 सेल जोड़ दिए। कितने सेल जोड़े इन्होंने, 3 सेल जोड़ दिए। 3 सेल कैसे जोड़ेंगे, देखो कि अब यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको इस जगह पे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये परिपथ कैसा बन गया, धारा कैसे बहेगी, ये इस तरह से यूँ, ठीक है ना, इस तरह से यूँ। तो ये 3 कनेक्ट हो गए ना इस परिपथ में। फिर इसकी वही 3 सेल जब थे तो धारा नोट करी और वोल्ट मीटर नोट करी। फिर लास्ट में क्या किया इन्होंने, फिर 4 के लिए ली, है ना। 4 के लिए कैसे ली, इसको लास्ट में यहाँ जोड़ दिया, ऐसे पक्के तार से जोड़ दिया। अब ये 3 तो हवा में लटक रहे हैं ये तार, तो अब ये परिपथ ऐसे बन गया ना, यूँ बन गया, ऐसे बन गई ये, है ना, ऐसे गई यूँ, इस तरह से, ठीक है। फिर जब 4 सेल जुड़े हुए हैं तो एम्पीयर मीटर की रीडिंग ली और वोल्ट मीटर की रीडिंग ली। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम इन बैटरी जो है ना, 1 सेल लिया, 2 सेल लिया, 3 सेल लिया, 4 सेल लिया, तो जब ये सेलों की संख्या बढ़ाते जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि धारा की मात्रा बढ़ रही थी, है ना। तो जब धारा की मात्रा बढ़ रही थी तो इस V की मात्रा भी बढ़ रही थी, V की रीडिंग भी बढ़ रही थी। यानी जैसे जैसे अमीटर की रीडिंग बढ़ती है, वैसे वैसे ही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बढ़ती है। तो ये एमीटर क्या है, एमीटर क्या शो कर रहा है, इस आर में बहने वाली धारा को शो कर रहा है ना, क्योंकि ये एक ही ये वाला परिपथ है, ठीक है ना। तो क्या निष्कर्ष निकाला उस वैज्ञानिक ओम ने कि ये जो V है इसका मान I पे डिपेंड कर रहा है। यानी V जो है, V ज़्यादा है तो I, यानी I ज़्यादा है तो V ज़्यादा है, I कम है तो V कम है। यानी जो V है ये समानुपाती है किसके, I के। ये चिन्ह किसका होता है, प्रपोर्शनल, PROPORTIONAL, प्रपोर्शनल, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती, और कई जगह इसको अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है, अनुक्रमानुपाती। क्या मतलब है इसका, आई बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो वी का मान बढ़ेगा, आई का मान घटेगा तो वी का मान घटेगा, ठीक है ना। सेम रिलेशन जो होता है उसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला उसने कि जो V है वो किसके समानुपाती है, I के। अब जब समानुपाती के चिन्ह को हम बराबर से रिप्लेस करते हैं, इक्वल के साइन से रिप्लेस करते हैं, तो हमको कोई एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और वो कांस्टेंट माना मैंने, मान लिया R, उसको क्या नाम दे दिया, R दे दिया, ठीक है। तो इधर की तरफ हो गया V, और इस समानुपाती के चिन्ह की जगह पे ये 2 चीज़ आ गई, और ये क्या है, I। तो ये देखो क्या बन गया, V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर। ये एक रिलेशन, R को I से गुणा करो चाहे I को R से गुणा करो, बात एक ही ना। 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो, आएगा तो 6 ही ना, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आ गया, आई आर आ गया, है ना। यहाँ पे ये जो R है ना, अब
इधर अगर आप R रखते हो तो V में किसका भाग लग जाएगा, I का। ठीक है ना। तो ये R जो है ये प्रतिरोध कहलाता है। ये उस चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। ये उस तार का गुण है। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा था शुरुआत में, याद करो आप, है ना, कि अगर कोई चालक तार है, सुचालक धातु है, जैसे तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुई, तो उसमें क्या होता है, धारा बहुत आसानी से बहती है। लेकिन अगर कुचालक है, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, तो वो धारा का बहने का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है बताओ, ओम का नियम। तो ओम के नियम में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, या R बराबर क्या होता है, V बटे आई। हाँ, तो देखो अब हमने देखा R इक्वल टू क्या हो गया, V बटे आई। तो अगर V को मैं वोल्ट में नापूं, I को मैं एम्पियर में नापूं, तो R जो है ये ओम में नपेगा। किस में नपेगा, ओम में। और ओम का प्रतीक ये होता है, बाल्टी का कुंदा जैसे मान लो आप इसको, है ना। अब एक ओम की परिभाषा में आपसे पूछूं तो कैसे बताओगे आप, कि 1 वोल्ट में 1 एम्पियर का अगर भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, है ना। यानी इसको भी 1 ले लूं, इसको भी 1 ले, तो 1 में 1 का भाग दूंगा तो ये 1 आ जाएगा ना। तो क्या परिभाषा हुई बताओ, जिस तरह से हमने, याद करो, 1 एम्पियर की परिभाषा निकाली थी, 1 वोल्ट की परिभाषा निकाली थी, ऐसे हम 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा भी इससे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ, कि अगर किसी कोई प्रतिरोध तार है ना, और उसमें से 1 एम्पियर धारा बह रही है, और इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना है बताओ, 1 वोल्ट है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेते। तो ये जो मैंने बताया आपको वही ये आगे इसमें समझाया गया है। ठीक है। तो क्या देखा था उसने, कि V किसके समानुपाती था, I के, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो गया, देखो V समानुपाती I, और समानुपाती के चिन्ह को जब अपन हटाते हैं तो इक्वल के साइन से तो एक स्थिरांक लगाना पड़ता है और एक I, तो यानी इस प्रपोर्शनल के साइन की जगह क्या आ गया, इक्वल टू और R आ गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो ये जो ग्राफ खींचा है वो, ये जो रीडिंग नोट करी थी ना उसने, विभिन्न I के लिए और विभिन्न V के मान नोट करे थे, तो फिर इनको I को x अक्ष पे ले लिया, है ना, और V को किस पे ले लिया, y अक्ष पे ले लिया इसने ना, इसको y अक्ष पे ले लिया। ठीक है। तो इनमें जब ग्राफ खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है हमको, क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। तो देखो ये जो मैंने बता दिया आपको, 1 ओम की परिभाषा निकाल दी इसने। स्रोत की बोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। जैसे माना वोल्टेज फिक्स है आपके, है ना, वोल्टेज की बैटरी आपकी फिक्स है, ठीक है ना, और इसमें से आप क्या चेंज कराना चाह रहे हो, धारा चेंज कराना चाह रहे हो, तो इस प्रतिरोध को क्या इस प्रतिरोध का मान बदल के आप इस धारा का मान क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती प्रतिरोध, या इसको कई बार धारा नियंत्रक भी बोल देते हैं, है ना, रिहोस्टेट बोलते हैं इसे, रिहोस्टेट, RHEOSTAT, धारा नियंत्रक। ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब हम एक चीज़ पे आते हैं कि भाई ये जो प्रतिरोध है, किसी तार का प्रतिरोध जो है ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है ना, ये आ गया वह कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ हैं जिन पे किसी जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। ऐसे मानो, समझो आप कि ये एक मैंने तार ले लिया, ठीक है ना, ये क्या ले लिया मैंने, एक तार ले लिया। ठीक है। अब इसका जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो वैज्ञानिकों ने ये करके देखा कि अगर माना, जैसे माना ऐसे समझो कि इसकी जो तार की लंबाई है वो 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर, और माना इसका जो प्रतिरोध था वो 5 ओम आया नापने पे। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको 2 मीटर ले लिया, इस तार को 1 मीटर के बजाय कितना ले लिया, 2 मीटर ले लिया, सेम मटेरियल का है ना। अब ये कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो जब इसका प्रतिरोध उन्होंने नापा तो वो 10 ओम आया। क्या आया, 10 ओम आया। तो क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, वैज्ञानिकों ने, कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है।
है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला कि आर जो है ये किसके समानुपाती है, एल के समानुपाती। तो एल क्या है बताओ, तार की लंबाई है, चालक तार की क्या है, ये लंबाई है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। दूसरा इन्होंने देखा कि ये तार जो था, है ना, जैसे 1 मीटर तार था ये वाला, फिर इन्होंने तार तो लिया 1 मीटर ही, लेकिन इसको मोटा कर दिया, डबल कर दिया, है ना, इतना मोटा कर दिया इसको, डबल मोटा कर दिया इसके। ठीक है, वही है तो कितना है ये, 1 मीटर है। कितना है ये, 1 मीटर है। लेकिन अब इसका मोटाई क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। फिर इन्होंने इसका प्रतिरोध नापा तो पता चला कि ये प्रतिरोध बहुत कम हो गया, 1.25 ओम ही रह गया। कितना रह गया, 1.25 ओम ही रह गया, है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला बताओ, कि अगर हम तार की मोटाई बढ़ा दें, है ना, तार की मोटाई का मतलब क्या हो गया कि इसका क्षेत्रफल, देखो ये ऐसे साइड से देखोगे तो ऐसे वृत्ताकार सा नजर आएगा ना, अगर ये बेलनाकार तार है तो, है ना, क्योंकि ये एक क्या होगा, एक वृत्त होगा। जब ऐसे देखोगे आप साइड से इसको, तो ये वृत्त है तो इसकी कोई त्रिज्या होगी, त्रिज्या है तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर किसी तार का हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, है ना, और इसको एक विशेष नाम बोल देते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसमें आएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि अनुप्रस्थ का मतलब से ये तार है, यहाँ से अगर मैंने इसको इस तरह से काटा तो इस जगह पे ये इस तरह की सरफेस नज़र आ जाएगी, तो इसलिए इसको अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत, और काट का मतलब काटना। क्षेत्रफल तो पता ही, तो किसी तार को हमने ऐसे लंबवत काट दिया उसको, तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो दूसरा निष्कर्ष क्या था कि अगर हम किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, कम हो गया ना, देख लो, है ना। तार उतना ही 1 मीटर लंबा है, लेकिन अब इसको चूंकि मोटाई डबल कर दी इसकी, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, तो इसका प्रतिरोध कितना रह गया, 1.25 ओम ही रह गया। ठीक है। तो इससे दूसरा क्या निष्कर्ष निकला कि आर जो है वो 1/A के समानुपाती है। अब इसको दो तरह से बोल सकते हो, आर किसके समानुपाती है, 1/A के, या इसको हम यूँ बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का जो मान है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती को तो बोलते हैं प्रपोर्शनल, समानुपाती को क्या बोलते हैं, PROPORTIONL, प्रपोर्शनल। और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनवर्सली प्रपोर्शनल, इनवर्सली प्रपोर्शनल। इनवर्सली प्रपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, उल्टा है, अगर तार की क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध का मान घटेगा, क्षेत्रफल का मान कम करोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर ये इसका आधा कर देते, इसकी और पतला कर देते इसको, तो प्रतिरोध क्या होता है, इसका बढ़ जाता, प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता। माना जैसे इसकी मोटाई में आधी कर दूं इसकी, है ना, इतना ही कर दिया इसको मैंने, ऐसा कर दिया इस तार को, है ना, और है ये 1 मीटर ही, तो बाद में पता चला कि इसका जो वो है प्रतिरोध है वो 20 ओम हो गया। कितना हो गया, 20 ओम हो गया, बढ़ गया। क्या निष्कर्ष निकला कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो यही चीज़ है ना, 1/A, ए बढ़ेगा आर घटेगा, ए घटेगा आर बढ़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये आ गई, है ना। तो क्या आई हमारे पास, देखो दो चीज़ आई, आर प्रपोर्शनल एल, दूसरा आर प्रपोर्शनल 1/A। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, है ना, तो देखो एल के नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो आर प्रपोर्शनल, अंश को अंश से गुणा करो, एल को एक से गुणा करोगे तो एल आ जाएगा, और एक को हर से गुणा करा, एक को ए से गुणा किया तो क्या आ गया, ए आ गया। तो आर प्रपोर्शनल L/A। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। अब वही चीज़ याद करो कि जब इस प्रपोर्शनल के साइन को हम बराबर से हटाते हैं तो कोई हमको स्थिरांक लगाना पड़ता है, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो माना मैंने रो मान लिया इसको। क्या मान लिया, रो। ये क्या है, ग्रीक साइन है, यूनानी भाषा का एक शब्द है रो। तो रो, ये इधर आर और इधर क्या आ गया, L/A।
ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र आपके बन गया, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। ये रो क्या है, ये प्रतिरोधकता है। देखो प्रतिरोध में और प्रतिरोधकता में अंतर होता है ना। रजिस्टिविटी है ये, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है ये, ठीक है ना। तो ये किसी तार का क्या है, गुण है। अब देखो इस प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना है हमको। इस प्रतिरोध का मात्रक तो हमको पता है ओम होता है, क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना चाहता हूँ, देखो मेरा सूत्र क्या था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके नीचे मैंने एक रख लिया, वज्र गुणा कर दिया। रो एल का गुणा किसके साथ हो जाएगा, एक के साथ। रो एल का गुणा एक के साथ बराबर आर का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। तो ये हो गया रो एल गुणा एक बराबर आर गुणा ए। तो ये रो एल ही हुआ, रो एल को एक से गुणा करूँगा तो रो एल ही आएगा, और ये क्या हो गया, आर गुणा ए। अब मुझे रो का मात्रक निकालना है, तो आर गुणा ए में किसका भाग लग जाएगा, एल का, है ना। अब देखो आर प्रतिरोध का मात्रक पता है, ए ओम होता है, गुणा ए क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल अगर इस तार की मोटाई मीटर में है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो गई, मीटर का स्क्वायर हो गई ना, वर्ग मीटर, बटे एल किस में है, मीटर में है। तो देखो एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो क्या आ गया, ओम गुणा मीटर या ओम मीटर। ये किसका मात्रक आया, रो का आया, प्रतिरोधकता का। तो देखो हमने क्या देखा कि प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या देखा हमने कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये सूत्र निकल के आ जाता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल अपॉन ए। तो देखो ये जो मैंने बताया आपको वही चीज़ें ये इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है ना। ये आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। देखो अब ये टेबल बना रखी है, देखो सिल्वर जो है इसका प्रतिरोध 1 पॉइंट, प्रतिरोध नहीं है ये प्रतिरोधकता है, क्योंकि ये ओम मीटर दे रखा है ना इसने, तो ये क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक है ना, क्योंकि ओम मीटर है ये। तो ये 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू -8, -8 का मतलब क्या होता है, जब नीचे आके 10 की घात 8 हो जाएगा, तो देखो ये ऐसे है ना, 1.6 इंटू टेन रेज टू -8। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 1.6 बटे 10 की घात 8। तो 1.6 में एक के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बहुत कम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो आ गया ना कि जो सिल्वर है, चांदी है, उसकी प्रतिरोधकता क्या है, बहुत कम है ना। कॉपर की इससे थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत कम है। एल्यूमिनियम की इन दोनों से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन फिर भी क्या है, बहुत कम है ना। फिर देखो टंगस्टन की प्रतिरोधकता और ज़्यादा हो गई, निकल, फिर आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, ये मिश्र धातु हैं। देखो ये क्या है, मिश्रातु, कॉन्स्टेंटन, ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु है ना, कॉपर निकल की। और फिर इसके बाद में है मैंगनीज, नहीं कॉपर निकल और मैंगनीज होगा इसमें, ये है ना, तीन की है ये, कॉपर Cu और Mn, मैंगनीज। फिर देखो ये, हाँ यहाँ नीचे लिख दिया ना इसने, कॉपर निकल तथा मैंगनीज की मिश्रातु है ये, कॉपर Mn और निकल की मिश्रातु है कॉन्स्टेंटन जो है ना। फिर नाइक्रोम किसकी है, देखो ये इसके साथ है, कॉन्स्टेंटन तीन चीज़ की है, कॉपर, निकल और मैंगनीज। तो यहाँ इसने दे दिया ना, कॉपर, मैंगनीज और निकल की मिश्रातु। फिर नाइक्रोम, नाइक्रोम किसकी है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इसमें चार हो गए। नाइक्रोम जो हीटर की कॉयल होती है ना, कुंडली जो होती है लाल हो जाती है, वो ये किसकी है, चार की है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की मिश्र धातु है, ये मिश्रातु है। फिर ये विद्युतरोधी हैं, इनमें से धारा प्रवाहित नहीं, देखो इनमें सब में माइनस में था ना, और इनमें क्या आ गया, ये प्लस में आ गया। तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी कि नहीं होगी इसकी, जैसे 10 की घात 10 से 10 की घात 14 के बीच में है ये, है ना। तो कांच हो गया, कठोर एबोनाइट हो गया, डायमंड हो गया, और ये शुष्क कागज, ड्राई पेपर, ठीक है ना। तो ये कठोर एबोनाइट की ये वाली है, कांच की ये वाली है, डायमंड की ये वाली है, ठीक है ना, और शुष्क कागज की ये, इसमें कुछ छूट रहा है एक, है ना। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक इतना सा देखना है कि भाई इस तरह से इनकी ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये आपके
क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न हैं, है ना। देखो इसमें ये दे रखा है, किसी बल्ब का प्रतिरोध कितना है 1200 ओम, आर कितना है 1200 ओम है, बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, कितना है बताओ 220 वोल्ट, कितनी धारा लेगा, आई पूछ रहा है आपसे। सिंपल, तो आई बराबर क्या होता है बताओ, वी बटे आर। तो वी कितना है 220, मैं कितने का भाग दिया 1200 का, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 बटे 120, और जब 11 में 120 का भाग देंगे तो 0.18 एम्पियर आ जाती है। देखो ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ठीक है ना, ये ए पार्ट हो गया। फिर बी में क्या है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है ना, आर कितना है 100 ओम है, और विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया, वी कितना है बताओ 220 वोल्ट के स्रोत से, कितनी धारा लेगा, तो वही आई बराबर क्या हो गया वी बटे आर। तो 220 बटे 100 कितनी आ गई, एक जीरो से एक जीरो, 22 बटे 10 यानी 2.2 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कितना था 1200 ओम था तो धारा बहुत कम थी, है ना, और जब कितना रह गया मात्र 100 ओम रह गया तो धारा कितनी है 2.2 एम्पियर हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध जब बढ़ता है, क्या होता है, जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो धारा क्या होती है कम होती है, और जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा क्या होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के बहने का विरोध करता है, ठीक है ना। तो ये इसको समझाने के लिए भी बताया गया है, ठीक है ना। इसी तरह से हम ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं इसका, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है तो आई क्या है बताओ, 4 एम्पियर है, उसके टर्नों के बीच विभवांतर कितना है, वी कितना है 60 वोल्ट है, ठीक है ना। उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, ठीक है ना, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को क्या कर दिया जाए 120 वोल्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 60 वोल्ट के टाइम पे वो कितनी धारा ले रहा है 4 एम्पियर ले रहा है ना। और अगर जब 120 वोल्ट बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी ना, पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है ना, कि जैसे आप वी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ जाता है, वो आई बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है वी बढ़ जाता है, और वी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा आई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 एम्पियर के बजाय कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर हो जाएगी, है ना। आई बराबर वी बटे आर से इसको निकाल सकते हैं हम। ऐसे ये थर्ड क्वेश्चन है आपका 12.5, ये कह रहा है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश आप करो। देखो क्या कह रहा है ये, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, तो यानी एल कितनी दे रखी है बताओ आपको, एल 1 मीटर दे रखी है, 20 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध कितना है आर कितना दे रखा है 26 ओम दे रखा है, यदि तार का व्यास कितना है 0.3 mm है, तो देखो ये तार का डी दे रखा है आपको 0.3 mm, तो देखो इस mm को हम मीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो देखो मिलीमीटर में और मीटर में कितने का संबंध होता है 1000 का संबंध, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं बताओ 1000 क्या होते हैं मिलीमीटर होते हैं। तो इस मिलीमीटर के जब मैं मीटर बनाऊंगा तो 0.3 में कितने का भाग लग गया 1000 का, है ना। और जब इसको हटाऊंगा तो इसने 1 दे दिया और इसके आगे 1 अंक था तो 1, तो क्या आ गया बताओ 3/10⁴, 10⁻3, और ये तो क्या आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁻4 मीटर, ये क्या आ गया इसका डी आ गया, व्यास आ गया डायमीटर, ठीक है। अब इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, रो पूछ रहा है। तो याद करो आर बराबर क्या था रो एल अपॉन ए, फिर हमने रो का फॉर्मूला कैसे निकाला था, रो एल को गुणा किया था 1 से तो रो एल आया था, और आर को किससे गुणा कर दिया था ए से, तो इधर जब मैं रो रखूंगा तो क्या हो जाएगा आर गुणा ए बटे एल, है ना। अब देखो आर है आपके पास कितना 26 ओम, आर दे रखा है, ए इस डी से निकालोगे तो ए क्या होगा बताओ पाई डी स्क्वायर बटे 4,
अब ये तुम कहोगे पाई डी स्क्वायर बटे 4 तो हमने पढ़ा ही नहीं, पाई आर स्क्वायर पढ़ा हमने, तो त्रिज्या, ठीक है ना, कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये अगर आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पढ़ा है हमने, पाई डी स्क्वायर बटे 4 तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। देखो तो अभी कर लो कि जो ये व्यास होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है, ये डी कहलाता है पूरा। तो डी 2 आर के बराबर होता है कि नहीं होता है, डी किसके बराबर होता है, 2 आर के, ठीक है ना। तो इसकी जगह आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बटे 2 लिख सकता हूँ ना, डी में किसका भाग लग गया, 2 का, ठीक है ना। तो आर की जगह क्या लिख दो, डी बटे 2 लिख दो, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर की जगह क्या लिख दिया, डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पाई डी का वर्ग, 2 डी स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, तो आ गया ना पाई डी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 22/7 गुणा डी, डी स्क्वायर कितना है, ये रहा 3 × 10⁻⁻⁴ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटे 4। तो ये क्या निकल गया, ए निकला आपका, ये क्या आ गया, ए आ गया। तो अब इस सूत्र में रख दो रो बराबर, रो बराबर क्या है, आर, आर कितना है 26, ठीक है। फिर ए कितना है, ये रहा 22/7 गुणा 3 × 10⁻⁻⁴, एक बार और गुणा कर दो क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, ये बटे कितना है, ये 4, ठीक है। और बटे क्या है, एल और है इसमें, तो एल का मतलब 1/L कर दूं मैं इसको, तो 1/L कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, 1 में 1 का भाग। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इनको गुणा को काट पीट के, तो ये मुझे निकल जाएगा, इसका मान ये आ जाता है 1.84 × 10⁻⁻6, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर ना। अब ये कह रहा है इस तार की भविष्यवाणी भी करो, तो बताओ ये किसका होता है, तो देखो उस टेबल में हम देखेंगे इसको, 1.84 किसका होता है ये, तो देखो ये रहा, ये मैंगनीज का है, 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, इसका मतलब वो तार किसका है, मैंगनीज का तार है, ठीक है। देखो बच्चों, बेटा अपन किसी चीज़ को दिल से समझते हैं ना तो बहुत आसान हो जाती है वो, है ना। तो हमने अभी देखो क्या देखा था कि अगर तार की क्या बढ़ा देते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। और तार की अगर मोटाई बढ़ा देते हैं, ए बढ़ा देते हैं, तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो आर किसके समानुपाती था, एल के, और आर किसके व्युत्क्रमानुपाती था, ए के, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम इसको करेंगे। ये कह रहा है किसी दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई तो कितनी हो जाए, L/2 और मोटाई कितनी हो जाए, 2a, ठीक है ना। अब इसकी मोटाई कितनी कर दी, 2a कर दी इसकी, है ना, और पहले कितनी थी उसकी, a थी। ठीक है ना। अच्छा अब देखो कि अगर मैं पहली स्थिति में क्या मान लूँ, इसको R1 मान लूँ, तो ρL/a, और उस स्थिति में मुझे ये कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति में देखो तार का रो तो वही रहेगा, और L की जगह क्या हो गया, L/2 हो गया, और A की जगह कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है ना। तो अब R2/R1 कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, R2/R1। तो ये कितना है देखो, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये ρL/2/2a ऐसे है ये, है ना, और इसके नीचे मैंने एक, क्योंकि ये तो देखो अंश बटा हर में है ही, है ना, और इसके नीचे एक लगा लिया। तो देखो अब इसको पहली को चौथी से गुणा करूँगा, तो ρL × 1/2 × 2a, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ρL/4a, है ना। तो ये क्या आ गया, R2 आ गया। तो R2/R1 जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, ρL/4a/R1 कितना है हमारा, ये रहा ρL/a, ठीक है। तो पहले को चौथे से किया ρL × a, दूसरे को तीसरे से किया 4a × ρL, तो देखो ρL से ρL कट गया, a से a कट गया, तो क्या आ गया, 1/4, यानी R2/R1 बराबर क्या आ गया, 1/4। अब R1 आपको दे रखी है 4 ओम है, कितना है उसका, 4, तो R2/4 बराबर 1/4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, R2 × 4, इसका इससे हुआ बराबर 1 का गुणा 4 से हुआ, तो R2 बराबर क्या आ गया, 1 × 4/4, तो 4/4 क्या आ गया, 1 ओम,
यानी R2 कितना रह गया, 1 ओम रह गया। तो क्या देखा हमने बेटा कि अगर मोटाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तो उस याद करो मैंने शुरू में बताया था, जैसे इसका 5 ओम था, क्या था, 1 मीटर वाले का लंबाई तो कितनी इसकी, 1 मीटर थी, और इसका प्रतिरोध कितना था, मैंने इसको दुगना मोटा कर दिया था, याद करो इस तरह से कर दिया था ना, दुगना मोटा कर दिया था। लंबाई अभी भी कितनी है इसकी, 1 मीटर ही है, और तो इसका जो प्रतिरोध है वो 1/4 रह जाता है, 1.25 ओम रह जाता है। तो अगर किसी तार की मोटाई क्या कर दो आप, दुगनी कर दो, तो उसका प्रतिरोध कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस देखें। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कारक का मतलब किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने देखा उसकी लंबाई पे L पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर, और तार की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है किस धातु का बना हुआ है वो, है ना, किस धातु का बना हुआ है। तो इन 3 चीज़ों पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है। सेकंड है, समान पदार्थ के 2 तारों में एक पतला और दूसरा मोटा हो, तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो पता है हमको, मोटे में प्रवाहित होगी आसानी से, है ना, जबकि उनमें समान विद्युत स्रोत से संयुक्त किया जाता है। तो अगर माना उनको सेम विद्युत स्रोत से जोड़ा हमने, एक पतला तार है एक मोटा तार है, तो कौन से वाले तार में आसानी से धारा प्रवाहित होगी, मोटे तार में। क्यों होगी, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है। थर्ड है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस है ना, कि 2 सिरों के बीच विभवांतर को, जो माना एक कोई डिवाइस, ये मैंने बल्ब ही मान लिया, इसके ये 2 सिरे हैं, एक सिरा ये और इनके एक सिरा ये, इसके बीच ये विभवांतर हो गया। विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दें, है ना। तो पहले माना ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, फिर बाद में मैंने इसको घटा के 3 वोल्ट कर दिया। ठीक है ना, आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध, और ये इसका जो आर है वो फिक्स है, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो हमने देखा था ना कि अगर विभव बढ़ाते हो तो धारा का मान बढ़ जाता है, विभव घटेगा तो धारा का मान घटेगा, क्योंकि V किसके प्रोपोर्शनल होता है, I के। I प्रोपोर्शनल है V के, और V किसके प्रोपोर्शनल है, I के। ठीक है ना। तो अगर इसको 6 की जगह 3 कर दोगे तो धारा पहले से कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है। फिर है विद्युत टोस्टर, टोस्टर का जो होता है ना, टोस्ट सेकने का जो होता है, हीटर मान लो एक तरह से, तथा इलेक्ट्रिक विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, प्रेस जिसको बोलते हैं, कपड़ों में प्रेस करने की, वो कि जो तापन अवयव होते हैं, तापन का मतलब हीटिंग एलिमेंट, तापन अवयव का मतलब क्या है, हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उनके, वो शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु के बनाए जाते हैं, अलॉय के बनाए जाते हैं वो, है ना, किसी उसके नहीं होते, शुद्ध धातु के नहीं होते, ना तांबे के होते ना एल्यूमिनियम के होते। तो इनके मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, उनको अलॉय के क्यों बनाए। तो देखो 2 चीज़ें बेटा, हमने देखा था कि जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, और जो मिश्रातु होती हैं उनके प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि मिश्रातुओं का जो प्रतिरोध है, उनकी जो मिश्रातुओं का जो प्रतिरोध होता है, उनकी जो जिन धातुओं से वो मिलके बने हैं उनकी तुलना में इनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है मिश्रातुओं का। किनकी तुलना में, जिन धातुओं से मिश्रातु मिलके बने हैं। दूसरी बात कि ये जो मिश्रातु होते हैं, है ना, ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, है ना, अर्थात इनका जो गलनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो यानी उच्च ताप पे भी ये क्या होते हैं, गलते नहीं हैं, है ना। तो ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए, माना हीटर है, हीटर का तार ही पिघल गया तो फिर क्या मतलब निकला। ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा कारण ये है कि मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते। तो फर्स्ट चीज़ तो क्या था कि मिश्रातुओं का जो प्रतिरोध है वो उनकी जो अवयव धातु हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए उनसे हीटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए तो हीटिंग एलिमेंट उनके बनाए जाते, तापन अवयव बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि ये जो मिश्रातु हैं इनका गलनांक अपनी जो अवयव धातु हैं उनकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये अपचयित नहीं होते, यानी जब हीट पाके अपचयित नहीं होते, है ना, ऑक्सीडाइज नहीं होते, नष्ट नहीं होते, गलते नहीं हैं। ठीक है। फिर ये फिफ्थ है, तालिका 12.2 में आंकड़ों के आधार बताइए कि आयरन और मरकरी में कौन अच्छा विद्युत सुचालक है। किस किस के अंदर, आयरन के अंदर और मरकरी के अंदर। तो देखो हम टेबल निकालते हैं, ये रही। तो देखो बेटा, आयरन ये रहा, आयरन का कितना है, ये रहा 10 × 10⁻⁸, और मरकरी का कितना है, ये रहा 94 × 10⁻⁸। तो ये देखो इसका लगभग 9 गुना है कि नहीं है। तो ये प्रतिरोध ज़्यादा है ना,
प्रतिरोधकता, मरकरी की प्रतिरोधकता क्या है, 94.10⁻⁸ है और इसकी कितनी है, 10 × 10⁻⁻, तो मरकरी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब कौन सा अच्छा सुचालक है, इसकी तुलना में, मरकरी की तुलना में आयरन जो है वो क्या है, अधिक सुचालक है। ठीक है ना, यही पूछ रहा था कि आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है। तो कौन, जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है वो अच्छा विद्युत चालक होता है। तो प्रतिरोधकता किसकी कम है, आयरन की कम है, उसकी तो 10 × 10⁻⁸ थी और इसकी 94 × 10⁻⁸ थी। ठीक है, फिर है कौन सा सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो सबसे कम किसकी प्रतिरोधकता है, तो ऊपर ऊपर सिल्वर है ना, सबसे ऊपर क्या है, सिल्वर है ना, जिसको Ag या चांदी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका अब आगे का जो पार्ट है बेटा वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड वीडियो होगा उसमें करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बेटा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।